प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है भारतीय राजनीति व्यवस्था, उसके फोर्थ चैप्टर के डिस्कशन की शुरुआत आज इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। इस पेपर के जो 3 चैप्टर है वो तो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। चौथा ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना, बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। न केवल आपके जो सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम है उसके लिए, बल्कि आपकी आगे आने वाली प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी विद्यार्थियों, ये टॉपिक ही क्या बल्कि ये पूरी जो पुस्तक है, कम से कम यहाँ से, इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किए वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स में तो आते ही आते हैं, लेकिन ये जो प्रस्तावना से लेकर पूरी जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर हम चर्चा करेंगे, वो तो आपके हर लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम जनरल नॉलेज जो बोलते हैं, जनरल नॉलेज जीके वाला पोर्शन। तो उसमें ये जो पार्ट हर एग्ज़ाम में आता है, इसलिए विद्यार्थियों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये होने वाला है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं डिस्कशन में दोनों ही जो एस्पेक्ट है आपकी अभी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो तो पूरा जो फॉर्मेट मैं लूँगा ही लूँगा, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को आधार बनाते हुए बताऊँगा। लेकिन आपकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम जिसके लिए आप कोचिंग वगैरह करते हैं, कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे जो उसी एक तरह से उद्देश्य को ध्यान में भी रखा जाएगा। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से, एक एक बात मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए डिस्कशन की हम शुरुआत करते हैं। और आज इस चैप्टर में हम काफ़ी महत्वपूर्ण बातें, जो प्रस्तावना है उसका मतलब समझेंगे कि किसी भी संविधान में जो प्रस्तावना है वो क्या होती है, उसका मतलब क्या है। फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसको हम देखेंगे, पूरी प्रस्तावना क्या है, उसके एक एक शब्द को मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा विद्यार्थियों, प्रस्तावना में जो होने वाले संशोधन की हम बात करेंगे, कब कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, क्या संशोधन हुआ, प्रस्तावना की जो मूल तत्व है उन पर हम बात करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करें। उससे पहले विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, या विद्यार्थी आप सारे जो वीडियो है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से देखना चाहते हैं इस पूरी श्रृंखला के, तो वो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, या आपको जो उसका लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। बाकी जो फ़ायदा आपको पूरी श्रृंखला का पूरी जो इस तभी मिलेगा जब आप पूरे वीडियो आप क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम प्रस्तावना को समझते हैं कि प्रस्तावना का मतलब क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, आप इसको उद्देश्य का भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का, कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। देखिए, कोई भी देश का संविधान है तो प्रस्तावना अवश्य, मतलब एक तरह से होगी ही होगी। अब भले ही वहाँ अलग से वो पोर्शन दिया नहीं, लेकिन प्रस्तावना को जो सामान्य मतलब आप देख पा रहे हैं कि एक तरह से आप इसको यूँ कह सकते हैं कि पूरे संविधान की जो भावना क्या है, पूरा संविधान क्या कहता है। अगर एक तो आप पूरे संविधान को पढ़ो, तो उसकी बजाय आप अगर उस देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लोगे, तो आपको जो पूरी उस संविधान की जो मूल बातें हैं, उस संविधान का जो परिचय है आपको, वो आपको हो जाएगा। संविधान की जो प्रस्तावना को हम संविधान का परिचय पत्र भी बोल सकते हैं, या फिर संविधान की जो भूमिका है वो आपको उसमें दिखाई पड़ जाएगा। आप देख पा रहे हैं, प्रख्यात एक न्यायविद थे, संविधान विशेषज्ञ भी थे काफ़ी, तो पालकीवाला, ठीक है, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को मतलब एक तरह से उसको परिचय पत्र नाम दिया है। कई बार एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है विद्यार्थियों की संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा, या ना जो पालकीवाला ने जो संविधान की जो प्रस्तावना को किस नाम से
अभिहित किया, ठीक है। तो संविधान का परिचय पत्र बोला उन्होंने, ठीक है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो उस संविधान का सार होती है। सार मतलब सारांश, मतलब निचोड़। अगर उस प्रस्तावना को आप उस संविधान का निचोड़ भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मतलब कि वो वास्तव में वो संविधान चाहता क्या है, ठीक है। संविधान में, मतलब सॉरी, प्रस्तावना में उस संविधान के आदर्श क्या हैं, मूल्य क्या है, वो हमें दिखाई पड़ते हैं। पूरा उस संविधान का उद्देश्य क्या है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि संविधान के आदर्शों, मूल्यों एवं आकांक्षाओं का दर्पण है कौन, संविधान, सॉरी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना संविधान के जो आदर्श हैं, जो दर्शन हैं, जो मूल्य हैं, मतलब उसकी जो मूल जो बातें, ठीक है ना, जो विचार, तो और उद्देश्य और उसकी जनता की आकांक्षाएं, ठीक है, उनका दर्पण, वो संविधान की प्रस्तावना में आप देख सकते हैं। उसको दर्पण का नाम इसलिए दिया है, ठीक है। संविधान का जो मूल प्रयोजन क्या है, संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, ये भी आप प्रस्तावना में देख सकते हैं, ठीक है। अंत में ये बात कही गई है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की राजनीतिक कुंडली होती है। विद्यार्थियों, जैसे कि आप एक कुंडली, मतलब जन्म पत्र जिसको आप बोलते हैं, अगर आपको पूरा आपका भविष्य देखना है, आपके आगे का पीछे का, मतलब क्या हो चुका या क्या हो रहा है या आगे क्या होगा, हम कहते हैं ना, हमारी हिंदू संस्कृति में जन्म पत्री की परंपरा है, कुंडली की उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति की हमारी मतलब कुंडली होती है, जन्म पत्री होती है, उसी प्रकार ये कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की राजनीतिक कुंडली होती है, ठीक है। उसमें पूरा हम देख सकते हैं, उस संविधान को समझ सकते हैं उस प्रस्तावना को पढ़ के। जिस प्रकार एक कुंडली को, व्यक्ति की कुंडली को, जन्म पत्री को देखकर उसके पूरा समझा, पूरे जो जीवन काल के बारे में समझा जा सकता है, वैसे ही पूरे संविधान को समझा जा सकता है प्रस्तावना को देखकर। तो इसलिए उसको राजनीतिक कुंडली कहा है। तो ये कुछ मतलब हमने अभी एक प्रस्तावना को समझा है कि किसी भी देश की संविधान की जो प्रस्तावना है उसका मतलब क्या होता है। विद्यार्थियों, आइए अब हम प्रस्तावना पर डिटेल से चर्चा करें। उससे पहले हमें भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको देखना होगा। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, ये आप सामने देख पा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। इस प्रस्तावना में ही जो हम ये कह सकते हैं कि ये भारत के संविधान का जो निचोड़ है, जो सारांश है, जो मूल आकांक्षाएं हैं, मूल उद्देश्य है, मूल आदर्श हैं, वो सभी इसमें समाहित है। अगर पूरे संविधान को समझना है तो आप इस प्रस्तावना की एक एक लाइन, एक एक शब्द को आप गहराई से समझ लीजिए, आपको पूरी जो संविधान आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का संविधान कैसा है। आइए देखते हैं हम थोड़ा सा प्रस्तावना को, हालांकि आगे एक इसको डिटेल से हम समझेंगे, एक एक शब्द को हम आगे डिटेल से समझेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ एक बेसिक रूप से इस प्रस्तावना को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए, एक एक शब्द को अगर हम देखें, हम भारत के लोग मतलब यहाँ ये इंडिकेशन देने का प्रयास किया गया संविधान सभा के द्वारा कि ये जो पूरा जो संविधान है उसका जो मूल स्रोत है वो क्या है, हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता है, वो इस पूरे संविधान का मूल स्रोत है, मूल आधार है। मतलब इस संविधान को बनाया भी भारत की जनता ने है, इसीलिए अंतिम शब्द से आपको पता लग जाएगा। इसलिए ये हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग ये कह रहे हैं ये बात, ठीक है। इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, वो आत्मार्पित कर रहे हैं, वो अधिनियमित कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? न कि संविधान सभा, बल्कि भारत के लोग कर रहे हैं, क्योंकि संविधान सभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसलिए ये कई बार पूछा गया है विद्यार्थियों कि जो भारत के संविधान का मूल स्रोत क्या है, ठीक है ना, मूल जो अंतिम जो शक्ति है संविधान की वो किस में निहित है, तो वो है विद्यार्थियों भारत के लोगों में, मतलब भारत की जनता में। तो हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि ऐसा देश जिसके जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की शक्ति उस देश में हो। क्योंकि आप देखिए 1947 से पहले भारत एक देश तो था, लेकिन एक संप्रभु देश नहीं था। तो वो जो प्रभुत्व की शक्ति है वो नहीं थी। तो इसलिए यहाँ संप्रभु की बात की है कि संपूर्ण प्रभुत्व, मतलब भारत के जो आंतरिक मामले हैं और बाह्य मामले हैं वो सारे निर्णय लेने की शक्ति भारत के संविधान, मतलब भारत में है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। समाजवादी मतलब भाई अलग अलग जो विचारधाराएं होती है, समाजवादी पूंजीवादी, लेकिन हमने समाजवादी विचारधारा को अपनाया, समाजवादी व्यवस्था को अपनाया। उसका मतलब ये होता है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर किसी एक वर्ग का ही नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक वर्ग जो का नियंत्रण होता है। प्रत्येक वर्ग को उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूर मौके मिलते हैं। ठीक है, तो समाजवाद है। तो समाजवादी, हालांकि ये शब्द बाद में जोड़ा गया था विद्यार्थियों, आपको आगे बताऊंगा मैं। तो पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई पंथ नहीं होगा, सभी धर्मों को बराबर सम्मान आदर दिया जाएगा। मतलब उनको ऐसा नहीं कि राज्य किसी एक धर्म को परिष्कृत करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। राज्य का कोई धर्म भी नहीं होगा और सभी धर्मों के समान, सभी पंथों के समान मतलब को समान आदर दिया जाएगा। तो ये पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र और गणराज्य दो शब्द विद्यार्थियों आ रहे हैं, तो ये दोनों शब्द अलग है। सामान्यतः हम इसको एक ही समझ लेते हैं, गणतंत्र और लोकतंत्र को, लेकिन दोनों में दिन रात का अंतर है। देखिए लोकतंत्र आपको पता है कि जहाँ जनता की भागीदारी हो, जनता मतलब के पास अंतिम शक्ति हो, जनता का शासन, ठीक है, लोकतंत्र। लेकिन गणतंत्र विद्यार्थियों अलग है। गणतंत्र का मतलब यहाँ पर यह है कि उस देश का जो राज्याध्यक्ष है, या सॉरी उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, ठीक है, एक तो होता है शासनाध्यक्ष, एक होता है राज्याध्यक्ष बोल दे आप, शासनाध्यक्ष बोल दे वो, ठीक है ना। तो राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष तो एक तरह से औपचारिक, जैसे भारत में जो राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में महारानी है। और जो शासनाध्यक्ष मतलब जो सरकार का जो प्रमुख, मतलब जैसे प्रधानमंत्री है भारत में, वो। तो यहाँ यह है कि किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष राज्याध्यक्ष को होता है, अगर उसे जनता द्वारा वो जो निर्वाचित होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से और चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से, बस वो जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो दोनों का मतलब आप समझते हैं। तो वो जो वहाँ का राज्याध्यक्ष अगर ये निर्वाचित है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों में से किसी भी तरीके में से, तो उस देश को गणराज्य बोला जाता है या गणतंत्र बोला जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप भारत, ठीक है, या फिर हम कहें अमेरिका। अमेरिका भी एक गणतंत्र है क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लेकिन जैसे ब्रिटेन है, वो गणतंत्र आप नहीं कहोगे, क्योंकि वहाँ की जो महारानी, जो राज्याध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष है, वो वंशानुगत होता है। तो कहने का मतलब ये गणतंत्र, ये भी विशेषता भारत की, वो उसको भारत को गणतंत्र कहलवाती है। ठीक है ना। तो और ये जो जनता का जो शासन है, जनता के पास शक्ति होगी, जनता की भागीदारी होगी, वो लोकतंत्र, जनता का जो शासन हम कहते हैं वो लोकतंत्र को कहते हैं। ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब ऐसा हम राज्य बनाने के लिए, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, तीन प्रकार की न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय मतलब रंग, वंश, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा समाज के लोगों में, ठीक है, सबको अवसर मिलेंगे। तो ये एक सामाजिक न्याय की स्थिति। आर्थिक जो न्याय, आर्थिक न्याय में मतलब ये है कि जो गरीबी और अमीरी के बीच इतनी ज़्यादा खाई नहीं होगी, मतलब जो अंतर है, क्योंकि बराबर तो कोई नहीं हो सकते ना। इसका आर्थिक न्याय का मतलब ये कतई नहीं है कि सबके पास बराबर पैसा हो, आर्थिक दृष्टि से सब बराबर हो, लेकिन ऐसा कि कम से कम न्यूनतम जो बुनियादी आवश्यकताएं की चीज़ें हैं वो कम से कम सबके पास हो, ठीक है ना, सबको अवसर हो, सबको मतलब समान अवसर होने चाहिए, तो वो आर्थिक न्याय कहलाएगा। न कि सबके पास समान पैसा होना चाहिए, वो आर्थिक न्याय नहीं कहलाएगा। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राजनीतिक दृष्टि से सबको बराबर मौके मिलेंगे, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग को या एक जो क्षेत्र के लोगों को या एक धर्म या एक जाति, तो उन्हीं को ही राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे चुनाव लड़ने की बात है, चाहे वोट डालने की बात है, ठीक है ना, उनमें भागीदारी करने का मौका हो, तो वो सबको मौके दिया जाए, वो राजनीतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर नेक्स्ट
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र रूप से बोलने की, अभिव्यक्ति करने की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की, ठीक है। विश्वास की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यही तो भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य कहलवाती है, ठीक है। तो ये स्वतंत्रताएं भी मतलब होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सबकी मतलब एक गरिमामयपूर्ण जीवन जीने की बात है। सबको मतलब अवसर की समता होगी, समानता होगी, सबको बराबर मौके होंगे। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, मतलब सबको ये प्राप्त होगी। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है भाई, प्रत्येक जो व्यक्ति है वो गरिमामयपूर्ण जीवन जी सके। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है, कि एक ऐसी भाईचारे की भावना विकसित होगी कि जो कि जिससे कि राष्ट्र की जो एकता है और जो अखंडता है वो बनी रहे, ठीक है, वो भाईचारे की भावना होगी। तो ऐसा को ऐसे सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है ना। तो ऐसा दृढ़ संकल्पित होकर हम अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949, ये डेट विद्यार्थियों बड़ी जरूरी है आपको जानने के लिए। आपसे अगर पूछा जाता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, पहले बताया भी है मैंने, 26 नवंबर 1949, ठीक है। कई बार हिंदी में भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये हिंदी जो महीना है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत, ये आपको पूरा मतलब मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी मतलब सप्तमी, ठीक है। तो विक्रम संवत 2006, ये आपको हिंदी वर्ष भी आपको ध्यान रखना है भाई। अंग्रेजी जो वर्ष है 26 नवंबर 1949, वो तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन जो मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी और संवत 2006, तो ये इस तारीख को जो भारत के लोगों ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो मतलब वो अंगीकृत भी करते हैं इस संविधान को, अधिनियमित भी करते हैं, मतलब जो नोटिफाई, और आत्मार्पित भी करते हैं, मतलब स्वीकार भी करते हैं। तो ये पूरी संविधान की जो प्रस्तावना है विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ एक एक शब्द से जो भावार्थ निकलते हैं, उससे पूरे संविधान का जो खाका है, पूरे संविधान का जो दर्पण है, संविधान में जो निहित जो भावनाएं हैं, जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, जो दर्शन है, जो आकांक्षाएं हैं, वो आपको इसमें दिखाई पड़ रही है। तो कोशिश की है मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बताने का, एक एक शब्द को बताने का, आगे डिटेल से हम और देखेंगे। तो आशा है आपको ये प्रस्तावना समझ में आ गई होगी। यहाँ विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से पूरी प्रस्तावना तो खैर आपसे पूछे या नहीं पूछे, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते, लेकिन एक एक शब्द उठा के आपसे पूछ लिया जाएगा। बताओ गणतंत्र से क्या मतलब है, बताइए समाजवाद से क्या मतलब है, बताइए हम भारत के लोग का क्या मतलब है, ठीक है, भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत क्या है, मूल आधार क्या है, ठीक है, वो या हिंदी महा बताओ कब इसको अंगीकृत किया गया, लागू किया गया वो डेट अलग आपको ध्यान है 26 जनवरी 1950 है, लेकिन अंगीकृत कब किया गया, मतलब इसको स्वीकार कब किया गया, तो वो 26 नवंबर 1949। तो ये एक एक शब्द आपको पता होना। सामाजिक न्याय से क्या मतलब है, आर्थिक न्याय का क्या मतलब है, राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है। तो विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरी प्रस्तावना आपको समझने बहुत जरूरी है। तो ये प्रस्तावना आपने समझी। आइए अब हम देखते हैं भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, वो तथ्य। सॉरी विद्यार्थियों, पहले हम संशोधन की बात करते हैं, फिर महत्वपूर्ण तथ्य वो आगे देखेंगे। पहले यहाँ लगे हाथ जो संविधान की प्रस्तावना को हमने देखा। वास्तविकता में कई बार ये पूछ लिया जाता है विद्यार्थियों की जो संविधान की प्रस्तावना है, इसमें कभी कोई संशोधन किया गया है क्या, मूल रूप से क्या सब कुछ यही शामिल था या कोई शब्द हटाए गए हैं, जोड़े गए हैं। तो विद्यार्थियों आप ये देख पा रहे हैं बिल्कुल संशोधन हुआ है। ये अब तक एक बार भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन कौन सा, ये आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में विद्यार्थियों हुआ था, इसमें संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। इस मूल जो प्रस्तावना थी उसमें ये शब्द नहीं थे। बहुत गौर से आप इन तीनों शब्दों को ध्यान दे लें विद्यार्थियों।
इससे रिलेटेड अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको घुमा दिया जाता है। तो ये 3 शब्द आप अच्छे से ध्यान रखना। ये मूल प्रस्तावना जो थी संविधान की, उसमें तीनों शब्द नहीं थे। हालांकि भावनात्मक दृष्टि से ये बातें आ जाती है, संविधान में थी शामिल, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य था, है और रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रस्तावना में नहीं लिखा था, तो नहीं, तो मतलब प्रस्तावना में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जिसमें पंथ निरपेक्ष था। ठीक है। उसके अलावा समाजवाद शब्द भी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ऐसी भावना थी। और अखंडता शब्द भी। ठीक है, ये 3 शब्द वहाँ जोड़े गए हैं। संविधान संशोधन आपको जरूर ध्यान रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। आइए अब देखते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तथ्य हैं, वो क्या है। विद्यार्थी देखिए, प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं, अगर हम इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो जो संविधान की प्रस्तावना को तो हमने पिछले वीडियो में हम समझा कि प्रस्तावना होती क्या है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें, कई बार पूछ लिया गया है कि विश्व का कौन सा संविधान है कि जहां पर प्रस्तावना को सबसे पहले शामिल किया था, मतलब कौन से संविधान में जो पहली बार प्रस्तावना को शामिल किया गया था। तो अमेरिकी संविधान में, ये विद्यार्थियों ध्यान आपको रखना है। ठीक है। अब जो भारत के संविधान में हमने जो प्रस्तावना जो ग्रहण की है, हालांकि वो आगे आपको आ जाएगा, लेकिन प्रस्तावना के लिए एक उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया था, आपको ध्यान है, हमने चर्चा करी थी पिछले चैप्टर में। ठीक है। जो 13 दिसंबर 1946 को वो उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था संविधान सभा के समक्ष। ठीक है। तो वो इस प्रस्तावना को, मतलब प्रस्तावना कुल मिला के उस उद्देश्य का प्रस्ताव पर आधारित है, और जिसको आपको पता है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसको स्वीकृत किया था। तो 13 दिसंबर 1946 को वो जो उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य का प्रस्ताव जो रखा था, मतलब ये जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, वो उसी पर ही आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब जहाँ तक भारत में जो प्रस्तावना को शामिल किया गया, जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था, लेकिन भारत में जो प्रस्तावना की जो भी शामिल किया गया वो भी अमेरिकी संविधान की से ही ग्रहण होकर या उससे प्रेरित होकर शामिल किया गया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों यहाँ पर यह है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने किससे ग्रहण की है, तो वो हमने करी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मतलब प्रस्तावना की जो बात है, प्रस्तावना की जो अवधारणा है, वो तो हमने अमेरिका के संविधान से ली है, लेकिन प्रस्तावना में जो भाषा शैली है वो हमने ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके संविधान से ग्रहण की है। तो ये बड़ा जो बारीकी वाला अंतर आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है। अब हम विद्यार्थियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कुछ मूल तत्वों की बात करते हैं, कुछ मूल तत्व देखते हैं। ये विद्यार्थियों कुछ पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये संविधान का मूल तत्व है, मतलब संविधान की प्रस्तावना के। देखिए, पहला कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, मतलब यहाँ ये इन प्रश्नों का जवाब मिलता है प्रस्तावना में, मतलब संविधान के अधिकारों का स्रोत। तो इसमें जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा है कि भारत की जो जनता है, जैसे हम भारत के लोग, शुरुआत ही वहीं से होती है, तो वो संविधान का जो अंतिम स्रोत है, तो ये जो एक तो ये बताता है वो कि भारत के जो संविधान का स्रोत क्या है। ठीक है ना, प्रस्तावना ये बताती है, तो हम भारत के लोग। दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी होगी, मतलब भारत का जो संविधान है या भारत का जो नेचर है वो कैसा होगा। तो आप देख पा रहे हैं प्रस्तावना में आपको बुरा पता लग ही गया होगा, जो हमने पूरी प्रस्तावना को समझा है कि बिल्कुल नेचर भारत का कैसा होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, मतलब भारत एक लोकतंत्रात्मक देश होगा। ठीक है, आपको पता है पंथ निरपेक्षता होगी, धर्म निरपेक्षता भी उसको बोल देते हैं, वो होगी। ठीक है। जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, ठीक है, समाजवादी होगा, जहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय होगा। तो ये जो भारत की प्रकृति ऐसी होगी। ठीक है, ये प्रस्तावना से हमें जो पता भी लग जाती है। तो ये मूल तत्व है। तीसरा, संविधान के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, ये उद्देश्य में भी आप देख पा रहे हैं कि
ऐसा उद्देश्य कि सबको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होगा। ठीक है, ये उद्देश्य संविधान का जो उद्देश्य बताता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात, संविधान लागू होने की तिथि। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो संविधान अंगीकृत किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, ये आपको ध्यान रखना। तो उसको अंगीकृत किया गया, वो तिथि भी हमें पता लगती है, और हिंदी माह के हिसाब से भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ मूल तत्व विद्यार्थियों संविधान के प्रस्तावना मैंने बता दिया आपको। हालांकि बहुत मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन वैसे मैंने आपको जानकारी के लिए ये बता दिया है। तो विद्यार्थियों, प्रस्तावना को लेकर आपने काफ़ी जो जानकारियाँ हैं आज इसमें समझी। प्रस्तावना को हमने समझा, प्रस्तावना क्या होती है वो हमने समझी, जो चेंजेस संविधान की जो प्रस्तावना में हुए हैं अब तक वो हमने देखा, मूल तत्व देखे, महत्वपूर्ण जो तथ्य कई बार पूछ लिए जाते हैं वो हमने देखे। तो अभी प्रस्तावना से संबंधित और महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो और आगे अभी बाकी हैं इस चैप्टर में, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो बस अंत में विद्यार्थियों यही आपसे कहेंगे कि आप इन वीडियोस का लाभ उठाते रहें, पूरा पूरा लाभ उठा भी रहे होंगे। अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को आप वीडियो को साझा करें। चैनल की उपयोगिता अगर आपको लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन पर क्लिक भी आप कर सकते हैं। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया विद्यार्थियों जरूर दें, पसंद आता है तो लाइक आप ज़रूर करें। ठीक है, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को साझा भी करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी देवें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।